डॉक्टर ने एमबीबीएस डॉक्टर ने मेरे कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट किया, अबे उल्लू गवार कनाडा में जाके ट्रक चला। ये कोई तरीका है बोलने का? ऐसे डॉक्टर बोलते हैं। अच्छा हुआ क्या, अब इसने क्यों कमेंट किया? हुआ कि मैंने ना एक चैलेंज निकाला था। मैंने कहा भाई कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर अगर ये साबित कर दे, क्लिनिकल ट्रायल का डाटा दिखा दे कि जिन बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगती है उनमें ज्यादा मौतें होती हैं, और जिनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है उनमें कम मौतें होती हैं, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाने से किसी बच्चे को ऑटिज्म या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन या कैंसर या इनफर्टिलिटी नहीं होती, क्लिनिकल ट्रायल का डाटा दिखा दे, तो मैं 25 लाख रुपए इनाम दूंगा उस डॉक्टर को, 25 लाख रुपए। आपका चैलेंज ही साइंटिफिकली गलत क्वेश्चन से शुरू होता है, और इसमें एक लॉजिकल फैलेसी भी है जिसे कैटेगरी एरर कहते हैं। कैटेगरी एरर का मतलब होता है कि किसी स्टडी से उस चीज का जवाब मांगना जिसके लिए वो स्टडी बनी ही नहीं है। आप कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल दिखाओ कि जिनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगती उनमें ज्यादा डेथ्स होती हैं और जिनको लगती है उनमें कम डेथ्स होती हैं। ये वैसा ही है जैसे अंबुजा सीमेंट से घर बनाने के बाद आप ये पूछें कि मुझे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ मत दिखाओ, पहले बिल्डिंग गिरा के बताओ कि कितने लोग मरते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल सीमेंट के कंपैरिजन में स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ी या नहीं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर गिरेगा नहीं और रिस्क कम होगा। बिल्कुल इसी तरह वैक्सीन भी काम करती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि वैक्सीन एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है। जब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डेवलप हुई थी तब रिसर्चर का क्वेश्चन ये नहीं था कि कितने बच्चे मरेंगे। रिसर्चर्स का सवाल ये था कि क्या वैक्सीन हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को रोक सकती है या नहीं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है, लिवर सिरोसिस होता है और लिवर कैंसर होता है, और यही आगे चल के मौत का कारण बन सकती है। यानी चेन कुछ ऐसे बनेगी, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ, फिर क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ, फिर वो सिरोसिस में कन्वर्ट हुआ, लिवर कैंसर हुआ और फिर डेथ। अब अगर वैक्सीन पहले स्टेप को ही रोक दे तो नेचुरली बाद वाले स्टेप्स भी कम होंगे। इसीलिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ट्रायल्स का एंड पॉइंट इन्फेक्शन और क्रोनिक कैरियर स्टेट था, ना कि 20-30 साल बाद होने वाली मॉर्टेलिटी। और यही हुआ। 1985 में जू एट ऑल ने रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल किया था, जिसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ने पेरीनेटल एचबीवी इन्फेक्शन और क्रोनिक कैरियर स्टेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया था। यानी वैक्सीन ने वही काम किया जिसके लिए उसे बनाया गया था, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। अब अगर आप कहें नहीं मुझे इन्फेक्शन रिडक्शन नहीं देखना, मुझे डायरेक्ट मॉर्टेलिटी ट्रायल दिखाओ, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो अंबुजा सीमेंट से घर बनाने के बाद ये कहना कि मुझे स्ट्रेंथ मत दिखाओ, पहले बिल्डिंग गिरा के बताओ कितने लोग मरे। जब हमें पहले ही पता है कि मजबूत स्ट्रक्चर कोलैप्स का रिस्क कम करता है तो पहले स्ट्रेंथ ही मेजर की जाती है। हम पहले ये एस्टैब्लिश करते हैं कि इंटरवेंशन डिजीज को रोकता है या नहीं, और जब डिजीज ही नहीं होगी तो उस डिजीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस और डेथ भी कम होंगी। और अगर आप फिर भी मोर्टेलिटी की बात करना चाहते हैं तो क्यूडोंग हेपेटाइटिस बी इंटरवेंशन स्टडी जैसी लॉन्ग टर्म स्टडीज ने वैक्सीनेटेड ग्रुप में लिवर कैंसर और लिवर डिजीज मोर्टेलिटी दोनों में सिग्निफिकेंट रिडक्शन दिखाया है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप एविडेंस की कमी नहीं दिखा रहे, आप गलत एंड पॉइंट मांग रहे हैं। ये एक कैटेगरी एरर है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का काम डायरेक्टली मोर्टेलिटी मेजर करना नहीं था, उसका काम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन प्रिवेंट करना था, और प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स ने ये काम क्लियरली प्रूव किया था। एंड इन द एंड मैं उस डॉक्टर को भी कंडेम करना चाहूंगा जिसने ये रेसिस्ट रिमार्क दिया था।